बर्मीज इन्वेजन की बात हम लोग करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आखिर बर्मा का जो है वो आक्रमण अहोमों पर कैसे हुआ, या फिर इस आक्रमण से अहोम साम्राज्य पर क्या असर पड़ा। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था अहोम के बारे में बहुत सारी चीजें, जहां पर हम लोगों ने अहोम को समझा था, अहोम के शुरुआत को समझा था, अहोम का मुगलों से लड़ाई को देखा था, एंड ऑफ द अहोम रूल की भी बात की थी। अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा के माध्यम से सबसे पहले बात करेंगे बर्मीज इन्वेजन का, यानी कि बर्मा के आक्रमण का। बर्मा वो एक देश है जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और बर्मा जो है वो असम यानी कि अहोम साम्राज्य वाले क्षेत्र से सीमा साझा करता है, यानी कि बॉर्डर नेशन है। अहोम यानी कि भारत वाला क्षेत्र, और बर्मा एक अलग देश, म्यांमार एक अलग देश, ये दोनों सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बर्मीज इन्वेजन के बारे में लिखा हुआ है, देयर पावर डिक्लाइन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी व्हेन द बर्मीज आर्मी इन्वेडेड द अहोम किंगडम एंड सेट अप अ पपेट अहोम किंग। चूंकि हम लोग देख रहे थे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है ये अहोम साम्राज्य जो है ये कमजोर होता जा रहा था, और यहां पर एक बार इन लोगों ने तो मुगलों को हरा भी दिया था, लेकिन दूसरी बार जो है वो मुगलों से हार गए, और इनमें बहुत सारी कमी रही थी, बंधुआ मजदूरी से लेकर अलग अलग आपस में लड़ने की, जिसके कारण से ये लोग 18वीं शताब्दी बीता नहीं, ये लोग बीतते चले गए, ये लोग समाप्त होते चले गए। हालांकि बचे कुछ थे, और उसके बाद चूंकि ये लोग कमजोर हो रहे थे तो इस पर बर्मा का भी आक्रमण हो गया, यानी कि एक और देश का आक्रमण हो गया, और बर्मा वालों ने इनको हराकर क्या किया, तो यहां पर अहोम साम्राज्य में अपना राजा यानी कि अपना एक कठपुतली सरकार या फिर कठपुतली राजा जो है वो नियुक्त कर दिया, जो बर्मा के कहने पर यानी कि उन लोगों के कहने पर कार्य करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब अंग्रेज आया भारत में, तो अंग्रेजों के साथ बर्मा वालों की यानी कि वो जो अहोम साम्राज्य वाला जो क्षेत्र था वो बर्मा वालों की लड़ाई होती है, जिसे हम लोग फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार कहते हैं। और वहां पर बर्मा हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है, और उसके बाद जो बचा कुचा जो नाम भी था अहोम किंगडम का, अहोम साम्राज्य का, वो भी समाप्त हो जाता है, और अंग्रेज जो है उसका अंग्रेजीकरण कर देते हैं, अपने हिसाब से उस क्षेत्र को पूरा नियंत्रित कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी की, समाज की, यानी कि अहोम साम्राज्य में, अहोम किंगडम में कैसे समाज चला करता था, सोसाइटी चला करता था। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन और खेल्स। अहोम समाज जो है वो अलग अलग कुलों में, अलग अलग खेलों में डिवाइडेड था, बटा हुआ था। क्लैन का मतलब होता है कुल, जो यहां पर लिखा हुआ है खेल्स। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। एक खेल जो है वो बहुत सारे गांवों को नियंत्रित करता था। Their society consisted of royal family, aristocracy, four priestly group and the remaining subjects। और हर क्लैन में रॉयल फैमिली यानी कि जो राजशाही परिवार के लोग होते थे वो हुआ करते थे, कुछ उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, 4 पुजारी समुदाय हुआ करता था, पुजारी समूह हुआ करता था, और बाकी अलग अलग लोग हुआ करते थे। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। और गांव के समुदाय के द्वारा, गांव के द्वारा कृषकों को जमीन दिया जाता था खेती करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे रिलीजन की, बात करेंगे धर्म की। लिखा हुआ है द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम जो है वो अपने जनजातीय भगवान की पूजन करते थे, का पूजा करते थे, भगवान देवी देवताओं का पूजा करते थे। द किंग्स ग्रांटेड लैंड ग्रांट टू द टेम्पल्स, ब्राह्मण्स, पोएट्स एंड स्कॉलर। जो राजा था वो जमीन देता था मंदिर बनाने के लिए ब्राह्मणों को, या फिर कहें तो द किंग ग्रांटेड लैंड ग्रांट टू द टेम्पल्स, मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया जाता था राजा के द्वारा, जहां पर ब्राह्मण, कवि, विद्वान, ये सारे लोग वहां पर कार्य किया करते थे, और बाकी आम जनता तो जाती ही थी अपना पूजन करने। इन द 18th सेंचुरी, अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो हिंदुइज्म बिकम द मेन रिलीजन। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है वो वहां का मेन धर्म बनता चला गया, बन गया। बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। हालांकि अहोम राजा ने, अहोम साम्राज्य ने हिंदू धर्म को अपनाया,
लेकिन अपना जो पूजन करने का जो तरीका था, जो ट्राइबल कम्युनिटी वाला, जो जनजातीय समूह वाला था, उसको पूरा छोड़ा नहीं, यानी कि पैरेलली दोनों किया समानांतर तौर पर। आगे लिखा हुआ है बुरांजीस द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ अहोम वेयर रिटन इन द अहोम लैंग्वेज। एक बुरांजीस है जो एक लिखा हुआ किताब है जो कि यह बताता है कि अहोम की ऐतिहासिक कार्य कौन कौन से थे। अहोम के हिस्टोरिकल वर्क को दर्शाने वाला बुरांजीस जो है वो अहोम लैंग्वेज में, अहोम भाषा में लिखा गया है। और इसी के साथ यह जो अध्याय है यह समाप्त हो जाता है, यानी कि यह अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग इस 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों को फिर से देखेंगे, क्योंकि यह वर्ड ट्रीजर के तौर पर इस पुस्तक में लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये शब्द लेखक और प्रकाशक को लगता है कि इसे एकदम कंठस्थ कर लेने की आवश्यकता है हमारे पाठकों को, हमारे विद्यार्थियों को। तो इन 7 शब्दों को हम लोग फिर से देख लेते हैं। इन 7 शब्दों को हम लोगों ने पहले देख रखा है इस अध्याय में। तो लिखा हुआ है पहला इंटिनरेंट ग्रुप। इंटिनरेंट ग्रुप का मतलब क्या है? वांडरिंग ग्रुप, पेरिपैटिक, इंटरेंट और नोमैडिक। वैसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं समूह में, वो लोग घुमंतु या फिर इंटिनरेंट ग्रुप कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। वैसे समूह के लोग इंटिनरेंट ग्रुप कहलाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टीवेटेड टेम्पररली एंड देन अबैंडन्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जहां पर धरती यानी कि जमीन पर कुछ समय खेती की जाती है, जब खेती हो जाता है वहां से फसल काट कर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है, फिर आगे दूसरा जमीन देखा जाता है। अगर वहां जंगल झाड़ पेड़ है तो उसको काट के जला दिया जाता है, जमीन को साफ कर दिया जाता है, फिर वहां पर बुआई कटाई होती है, फिर उसको खत्म कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। इस तरीके को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ शिफ्टिंग पैटर्न। पैक, फोर्स्ड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उन्हें पैक कहते हैं। खेल्स यानी कि जो क्लैन होता है, जो कुल होता है, उसे खेल कहते हैं। बुरांजिस, हिस्टोरिकल वर्क ऑफ अहोम, अहोम के ऐतिहासिक कार्य को बुरांजिस कहते हैं। चारसी, 84, अ ग्रुप ऑफ 84 विलेज अंडर अहोम, अहोम के अंतर्गत आने वाले 84 गांवों को 84 कहते हैं। और बोरफुकान्स का मतलब होता है गवर्नर। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब जो बचा कुचा जो अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर, यानी कि क्वेश्चन आंसर पर, यानी कि अब उस सेगमेंट पर आएंगे जहां पर आप लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को कार्य करने हैं। मैंने जो पढ़ाया है उसके आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न के आधार पर आपकी जांच होगी, आपके मानसिक ज्ञान और आपके उस मानसिक हुनर की, मानसिक कौशलता की ज्ञान होगी जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, और उसके आधार पर अब आप लोग यहाँ पर उत्तर देंगे। कहीं पर भी कोई भी समस्या होता है प्रश्न को करने में, आप मुझसे कनेक्ट होकर यानी कि आप मुझसे जुड़कर पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी इस अध्याय में किसी भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, आप मुझसे पीएसबीआई के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी जितना भी पढ़ाया है, जितने भी अध्याय पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस सब्जेक्ट में, वो सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको एसएसटी में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बेझिझक पीएसबीआई के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, वहां पर भी आप अपने शिक्षकों से प्रश्नों का समाधान करवा सकते हैं, प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। तो अब यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ देते हैं, आप बाकी इसका उत्तर करेंगे। तो पहला टाइप क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं पृष्ठ संख्या 52 पर, और हर प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आपको हर प्रश्न का सही विकल्प का चुनाव करना है। आगे पृष्ठ संख्या 53 पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रकार 2 है, प्रश्न प्रकार 2 है, एक प्रश्न प्रकार 3 है। दोनों में 2 में 5 प्रश्न है, 3 में 4 प्रश्न है। दोनों में अंतर यह है कि दूसरा तरह के प्रश्न जिसमें 5 प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में, 1 से 2 सेंटेंस में देना है, जबकि तीसरे के 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 6 से 7 सेंटेंस में, वाक्य में देना है।
इसके बाद हॉट्स आता है। हॉट्स में 3 प्रश्न है। पहला है, डू यू थिंक दैट ट्राइब हैव बीन गिवन अ फेयर पोजीशन इन आवर सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जनजाति समूह को वो सही स्थान दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता के बाद, 1947 के बाद? अगर आपको लगता है तो हाँ करके बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो ना कह के एक्सप्लेन कीजिए। अगला दूसरा क्वेश्चन है, इज इट इंपॉर्टेंट द ट्राइब एंड नोमैड प्रिजर्व देयर कल्चर? व्हाट इज देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट सोसाइटी? इज इट इंपॉर्टेंट द ट्राइब एंड नोमैड्स प्रिजर्व देयर कल्चर? क्या आपको यह लगता है कि जो ट्राइब और जो नोमैड्स हैं वो अपने कल्चर को बचा रहे हैं, और क्या उनकी महत्वता है? और व्हाट इज देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट सोसाइटी? और हमारे समाज में, हमारे आधुनिक समाज में उनका क्या महत्वता है, क्या वास्तविकता है, क्या रिलेवेंस है? इसके बारे में भी आपको अपना विचार देना है। तीसरा क्वेश्चन है हॉट्स में, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द लाइफ स्किल दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ट्राइब्स एंड नोमैड्स। आपको उन सारे चीजों का एक लिस्ट बनाना है जो आप ट्राइब और नोमैड के जीवन से सीख सकते हैं, उनके जीवन से अपना सकते हैं। उन सारे चीजों का एक लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। वही है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द लाइफ स्किल दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ट्राइब्स एंड नोमैड्स। इसके बाद हम लोग प्रश्न प्रकार 4 पर आते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को पढ़ के बताना है कौन सही है कौन गलत है। आगे मैच द फॉलोइंग में है, कॉलम ए और कॉलम बी के पांचों को आपस में मिलाना है। इधर 5 दिए गए हुए हैं, इधर 5 दिए गए हुए हैं, आपस में मिलाना है। आगे है आइडेंटिफाई देम, यहां पर 5 शब्द दिए गए हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनके बारे में बताना है, या इनका उदाहरण दे सकते हैं। पृष्ठ संख्या 53 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 54 पर। अब है हम लोग का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक could have been the reason for the low status of women in the medieval period? आपको क्या लगता है कि मध्यकाल में महिलाओं का जो निम्न दर्जा जो उन लोगों को मिला हुआ था, उसका कारण क्या हो सकता है, क्या था? How was it different from their status today? और उस समय से अभी के महिलाओं का जो स्थान है, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप लोगों को अपना विचार देना है। इसके बाद एक्टिविटी जोन है। एक्टिविटी जोन में यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसका उत्तर आप लोगों को करना है। और इसके बाद पृष्ठ संख्या 54 के बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 55 पर आएंगे तो यहाँ पर रिवीजन वेब चार्ट दिया गया हुआ है, जहां पर उन सारे चीजों को फिर से लिखा गया हुआ है जो मैंने आप लोगों को इस पूरे अध्याय में पढ़ाया है। पृष्ठ संख्या 54 तक, पृष्ठ संख्या 55 पर जब हम लोग रिवीजन वेब चार्ट की बात करते हैं तो उन सारे चीजों की बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वही यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बिंदु के अनुसार यहाँ पर दिए गए हुए हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर दिए गए हुए हैं। अब यह अध्याय हो जाता है समाप्त, क्योंकि हम लोग अगर 55 से पेज नंबर 56 पर आते हैं तो हम लोग देखते हैं एक नए अध्याय को, अध्याय संख्या 6 को, जिसका नाम है पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। यानी कि यह अध्याय संख्या 5 हम लोगों का हो चुका है समाप्त। यानी कि आप लोगों ने सोशल चेंजेज, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में जान लिया, चेंजेज इन द कंट्रीज कास्ट स्ट्रक्चर को समझ लिया, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स के बारे में जान लिया, और द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप लाइक गोंड्स एंड अहोम्स की भी जानकारी आप लोगों ने ले ली। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में अगले अध्याय, एक नए अध्याय संख्या 6 के साथ।